नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जी के जी इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसके झा सर का सामान्य विज्ञान जो बुक है, आज उसको मैं पढ़ाने वाला हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्लास रहेगा पार्ट 3 वीडियो रहेगा। पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो आप जाकर इस चैनल पर जाकर देख लीजिए। पार्ट 2 वीडियो पार्ट 3 आज का क्लास होगा, क्लास 3 होगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, और ये एसके झा सर का सामान्य विज्ञान है जो बहुत बेहतरीन बुक है। तो आप लोगों को 2023-24 का ये बुक है और आप लोग इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम साइंस के लिए बेहतरीन बुक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बुक को पढ़ना न भूलें और आप लोग मेहनत करें और आप लोग इस बुक को ज़रूर शुरू से अंत तक ख़त्म करें। एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर ये वीडियो लॉन्ग बनेंगे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि मेरा कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक पढ़कर ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखिए क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके झा सर का है सामान्य विज्ञान है। क्या सामान्य विज्ञान है, साइंस का है ना। तो देखिए क्या है क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। तो बायो मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बायो से क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम हो आप उठाकर देख लीजिएगा, बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो चलिए, रेलवे है, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट एग्ज़ाम, यूजीसी, नीट, जीआरएफ, शिक्षक, बीएड एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं के लिए उपयोगी है। डीएलएड के लिए भी उपयोगी है। आगे थ्योरी, प्रैक्टिस, एमसीक्यू है। प्रैक्टिस इसमें एमसीक्यू भी है ना। और विदाउट क्या है, विथ न्यूमेरिकल प्रीव्यू ईयर्स को एमसीक्यू है। तो मेरे प्यारे दोस्त एसके झा सर का है। तो चलिए आप लोग को हम पढ़ाने जा रहा हूँ जीव विज्ञान। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, जीव विज्ञान में पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है, परिचय। उसके बाद सेकेंड में कोशिका चालू है। कोशिका कुछ क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, कुछ बचा हुआ है वो आज कंप्लीट कर देंगे कोशिका का। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज कोशिका पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशिका। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर देखिए। यहाँ तक क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका था। क्या है इसमें राइबोसोम 70 प्रकार का राइबोसोम होता है। तो इसमें 80 प्रकार का होता है ना। तो ये सब क्वेश्चन हम ये सब जो है क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। तो चलते हैं आगे, याद दिला दिए हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, पहला है एक कोशिकीय। क्या है, एक कोशिकीय। दूसरा है बहुकोशिकीय। क्या है, बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय की इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिसेल्यूलर। क्या है, यूनिसेल्यूलर। और बहुकोशिकीय को मल्टी सेलुलर। क्या, मल्टी सेलुलर। तो चलिए एक कोशिका का बताइए। एक कोशिका का हो जाएगा एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है उसे क्या कहा जाता है, एक कोशिकीय कहा जाता है। वह एक कोशिकीय कहलाता है। जैसे में है अमीबा। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय। पैरामीशियम एक कोशिकीय। प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय। यूग्लिना इत्यादि ये सब क्या है, एक कोशिकीय है। आप लोग याद रखिएगा, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना ये सब क्या है, एक कोशिकीय है। बहुकोशिकीय में कौन आएगा,
जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं के मिलने से बना है बहुकोशिकीय कहलाएंगे। जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं के मिलने से बना है उसे बहुकोशिकीय कहलाते हैं। जैसे में मछली क्या है, अनेक कोशिका से मिलकर बना है। मेढक, मनुष्य आदि सब क्या है, बहुकोशिकीय है, मल्टी सेलुलर है। नेक्स्ट पर आ जाइए। कोशिका की संरचना क्या है, कोशिका की संरचना क्या, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, क्या स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। चलिए कोशिका की संरचना देख लीजिए। पौधों में पाई जाने वाली कोशिका का पादप कोशिका प्लांट सेल्स तथा जंतु में पाई जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका एनिमल सेल्स कहते हैं। पौधों में पाई जाने वाली कोशिका का पादप कोशिका प्लांट सेल्स तथा जंतु में पाई जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका एनिमल सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, दोनों में क्या अंतर है देखिए। पादप कोशिका में क्या है, प्लांट सेल में, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्लांट सेल्स में क्या है, कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसका निर्माण सेल्यूलोज से होता है। इसका निर्माण कैसे होता है, सेल्यूलोज से होता है। और इसमें क्या है, और जंतु कोशिका में, एनिमल सेल्स में हो जाएगा, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाता है, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। जो अर्ध क्या है, अर्ध पराग में होता है। क्या होता है, कोशिका झिल्ली अर्ध पराग में होता है। नेक्स्ट, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। अगला, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। क्या है, पादप प्लांट सेल्स में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है ना। और एनिमल सेल्स में जंतु कोश क्या है, जंतु कोशिका, क्या है, जंतु कोशिका। तो लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल्स में है ना, इसमें क्या पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। अगला है प्लांट सेल्स में, इसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल्स में जो है, पादप कोशिका में क्या एंट्रियोल नहीं पाया जाता है, लेकिन वही एनिमल सेल्स में, जंतु कोशिका में सेंट्रियोल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में रसधानी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रसधानी पाई जाती है। प्लांट सेल्स में क्या है, रसधानी पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में, एनिमल सेल्स में रसधानी नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल्स में रसधानी जो होता है नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में भोजन मंड के रूप में संचित रहता है। प्लांट सेल्स में भोजन जो है मंड के रूप में संचित रहता है। वही जंतु कोशिका में भोजन ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में संचित होता है। जंतु मतलब एनिमल सेल्स में भोजन जो है ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर जाइए। अगला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट कोशिका भित्ति सेल्स वाल, क्या है, कोशिका भित्ति सेल्स वाल। और सेकेंड है कोशिका झिल्ली सेल्स मेंबर्स, क्या है, मेम्ब्रेन। सेल्स मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो सेल वाल में देख लेते हैं, कोशिका भित्ति में यह सेल्यूलोज का बना होता है। सेल वाल जो है कोशिका भित्ति, यह सेल्यूलोज का बना होता है। यह केवल, यहाँ आपको घेरा लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, घेरा लगा देते हैं, ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाए, है ना। देखिए क्या कोशिका थी, यह जो है सेल्यूलोज का बना होता है। कौन, कोशिका भित्ति। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह जो है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, कोशिका भित्ति।
यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। मतलब यह कोशिका जो है पादप कोशिका, यह कोशिका भित्ति जो है निश्चित आकार प्रदान करता है। नेक्स्ट सेकेंड में है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिका चारों तरफ से अत्यंत महीन, पारदर्शी एवं अर्धपारगमय सेमी परमेम्बल परमेम्बल झिल्ली से घिरी होती है। इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए एक क्या है, पादप कोशिका है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? पादप कोशिका है, प्लांट सेल्स है। क्या है? प्लांट सेल्स है। तो देखिए प्लांट सेल्स में क्या क्या होता है। देखिए साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। कहाँ होता है? यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ देखिए ऐसा जो है इसके ये जो है साइटोप्लाज्म है, वाइट कलर में है, इस साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और इसको बीच में जो है न्यूक्लियस है। क्या? न्यूक्लियस यहाँ पे होता है। देखिए यहाँ जो है ये जो है न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियोलस यहाँ पाया जाता है। कहाँ? न्यूक्लियोलस यहाँ पाया जाता है। ठीक है, आगे चलिए। राइट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे है राइट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे जो है क्या है? राइबोसोम पाया जाता है। कहाँ? यहाँ पे है। ये सब कहाँ है? पादप कोशिका में है। आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म कहाँ है? पादप कोशिका में। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में। न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में। राइट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है? तो पादप कोशिका में, है ना। राइबोसोम पादप कोशिका में। गोल्जी क्या है? गोल्जी एपेरिएटस क्या है? एपेरिएटस, गोल्जी एपेरिएटस कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका में, प्लांट सेल्स में पाया जाता है। गोल्जी जो है वेसियल्स कहाँ पाया जाता है? तो प्लांट सेल्स में पाया जाता है। लाइसोसोम प्लांट सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? तो प्लांट सेल्स में। देखिए ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ देखिए ये जो है कीड़ा की तरह यहाँ जो है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ये सब पादप कोशिका में रहता है और प्लांट सेल्स में रहता है। तो ये सब जितना है ये सब कहाँ रहता है? पादप कोशिका में। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? तो पादप कोशिका प्लांट सेल्स में पाया जाता है। चलिए आगे है वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो पादप कोशिका में है। वैक्यूल मेम्ब्रेन्स ये कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में है। यहाँ देखिए यहाँ है ना। और क्या? क्लोरोप्लास्ट देखिए यहाँ पे है। क्या है? यहाँ पे है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो पादप कोशिका प्लांट सेल्स में है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या है? फिर से बता रहे हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है? तो प्लांट सेल्स में है। एमिलोप्लास्ट क्या है? एमिलोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो प्लांट सेल्स में। सेल्स मेम्ब्रेन प्लांट सेल्स में है। देखिए यहाँ करी जो भी है ये सब क्या है? सेल्स मेम्ब्रेन कहलाता है। क्या? सेल्स मेम्ब्रेन। यहाँ देखते हैं साइड से है। और सेल वाल कहाँ? सेल वाली ये जो है, ये जो बगल इसमें है, ये सब क्या है? ये सब सेल वाल है। और क्या है? माइक्रोट्यूबुलस कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे होगा। देखिए माइक्रोट्यूबुलस है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जितने भी बताए हैं यहाँ लिखा हुआ है ये सब जो है राइबोसोम हो गया। पूछेगा कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ दे दीजिएगा? पादप कोशिका में। क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में या प्लांट सेल्स में या एनिमल सेल्स में। तो आंसर कहाँ देंगे? पादप कोशिका प्लांट सेल्स में।
साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? तो पादप कोशिका में, प्लांट सेल्स में। न्यूक्लियस तो प्लांट सेल्स में, न्यूक्लियस प्लांट सेल्स में। राइट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है? तो प्लांट सेल्स में, है ना। गोल्जी एपरेटस कहाँ पाया जाता है? तो प्लांट सेल्स में। गोल्जी वेसिकल्स कहाँ पाया जाता है? तो प्लांट सेल्स में। लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है? तो प्लांट सेल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? तो प्लांट सेल्स में। ये सब क्वेश्चन भी आए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल्स में। लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल्स में, है ना। वैसा ही सेल वॉल कहाँ पाया जाता है? तो प्लांट सेल्स में। तो ऐसा ही आप लोग इसको याद कर लीजिए अच्छे से। तो चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट अब चलते हैं, आ जाइए जंतु कोशिका में। क्या है? अब आते हैं जंतु कोशिका में क्या क्या पाया जाता है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए जंतु कोशिका में देखिए, जंतु कोशिका में पाया जाता है आपको सेल, प्लाज्म मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन कहाँ है? यहाँ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे देखिए, ये गोल जो घेरा हुआ है इस सेल मेम्ब्रेन है, बाहरी बीच में सतह है जो सेल मेम्ब्रेन है। और क्या? क्रोमेटिन, क्या? क्रोमेटिन कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ आ जाइए, यहाँ बीच में, यहाँ गोल जो घेरा हुआ है इसी में क्रोमेटिन होता है। न्यूक्लियस कहाँ होता है? यहाँ है न्यूक्लियस, यहाँ पे है ना। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस यहाँ पे है। और आगे देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे है, यहाँ भी पाया जाता है और वहाँ पर भी पाया जाता है, ठीक है। और गोल्जी एपरेटस, क्या है? एपरेटस कहाँ है? यहाँ पे है। गोल्जी क्या है? वेसिकल कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे पाया जाता है। साइटोप्लाज्म यहाँ पे पाया जाता है। और लाइसोसोम यहाँ है। और क्या है? माइक्रोट्यूबुलस कहाँ है? यहाँ पे है। तो क्या है? भिक्यूलस क्या है? यहाँ पे है। और राइट क्या है? राउट ROUGH राउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है? यहाँ पे है। राइबोसोम यहाँ है। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो एनिमल सेल्स में, है ना। क्या है? सेंट्रोसोम यहाँ पे है। और क्या है? माइक्रोट्यूबुलस यहाँ पे पाया जाता है। तो ये सब क्या है? जंतु कोशिका में। अब दोनों मिलाकर देखते हैं कि इसमें क्या एक्स्ट्रा बढ़ा है ना, तभी तो पता चलेगा ना उसमें क्या है इसमें क्या है। दोनों में मिलाकर बता देता हूँ क्या क्या है। देखिए दोनों में आप देखिए इसमें क्या है? साइटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या? साइटोप्लाज्म है इसमें, देखिए इसमें है साइटोप्लाज्म यहाँ है। तो साइटोप्लाज्म जो है दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी साइटोप्लाज्म पाया जाता है। चलिए आगे आ जाइए। क्या है? न्यूक्लियस, क्या न्यूक्लियस है, दोनों में पाया जाता है ना। न्यूक्लियस यहाँ है, दोनों में पाया जाता है। और यह क्या है? राउज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ भी होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, यहाँ है, दोनों में पाया जाता है। और राइबोसोम यहाँ पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। गोल्जी एपरेंटस ये कहाँ पे है? इनमें है, देख लीजिए। गोल्जी एपरेंटस यहाँ भी पाया जाता है। और गोल्जी जो है वेसिसलेस कहाँ पाया जाता है? गोल्जी यहाँ पाया जाता है, वेसिल्स। और लाइसोसोम कहाँ है? लाइसोसोम यहाँ पे है, दोनों में मिल रहा है, सेम मिल रहा है, थोड़ा सा का अंतर होगा, देखिएगा पता चल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए इसमें है माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए साइटोप्लाज्म है, बाकी बात नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोट्यूबुलस है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं थे। ये अंतर आ गया, मेरे प्यारे दोस्त, क्या आ गया? ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, और सब तो बाकी मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया
कहाँ पे पाया जाता है, कौन सा सेल्स में, तो आप आंसर मारिएगा प्लांट सेल्स में, क्या कि इसमें एनिमल सेल्स में है नहीं, बाकी बात तो मिल रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिल रहा, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ, यहाँ याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे चलिए, क्या है वैक्यूलस, क्या है वैक्यूलस, वैक्यूल को देखिए, इसमें है वैक्यूल है तो इसमें भी पाया जाता है, और वैक्यूल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल मेम्ब्रेन्स नहीं है इसमें, तो क्या है वैक्यूल मेम्ब्रेन्स इसमें पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो प्लांट सेल्स में पाया जाता है, याद रखिएगा। 2 अंतर हुआ ना, 2 क्वेश्चन, 2 अंतर हुआ तो 2 याद रखिएगा। और आगे आ जाइए, क्लोरोप्लास्ट, क्या क्लोरोप्लास्ट है, इसमें है क्लोरोप्लास्ट, देख लीजिए क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछेगा क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ देंगे, यहाँ पे देंगे आपको प्लांट सेल्स में, है ना। उसके बाद ये तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये तो है दोनों जगह है, तो ये है ही। और क्या एमीटोप्लास्ट, क्या एमीटोप्लास्ट, तो एमीटोप्लास्ट है इसमें नहीं है, तो ये भी पाया जाता है, एमीटोप्लास्ट भी क्वेश्चन पूछ देगा। सेल्स मेम्ब्रेन है, सेल्स मेम्ब्रेन नहीं है, सेल्स मेम्ब्रेन है, दोनों जगह है। सेल वाल इसमें नहीं होगा, सेल वाल इसमें नहीं होगा, तो सेल वाल कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, पादप कोशिका में, प्लांट सेल्स में पाया जाता है। माइक्रोट्यूबुलस यहाँ है, दोनों जगह माइक्रोट्यूबुलस है, और यहाँ वहाँ दोनों जगह, इसीलिए 3-4 क्वेश्चन जो है इसमें अंतर आता है पादप कोशिका में, है ना, प्लांट सेल्स में। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग यहाँ याद जरूर रखें, है ना, याद जरूर रखें कि एक्स्ट्रा जो बढ़ा है वो याद रखिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका एनिमल सेल्स मेम्ब्रेन कहा जाता है कोशिका झिल्ली बाहरी तथा भीतरी परत प्रोटीन एवं मध्यवर्ती परत फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य कोशिका के भीतर से बाहर जाने वाले पदार्थ का चयन करना है। कोशिका झिल्ली या भित्ति के अंदर एक गाढ़ा रंगहीन पारभासी तथा लसलसा वनयुक्त पदार्थ रहता है जिसे जीवद्रव कहा जाता है। जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, कोशिका के अंदर 2 भागों में बटा होता है। कोशिका के अंदर 2 भागों में बटा होता है, एक केंद्रक द्रव और एक कोशिका द्रव, 2 भाग में बटा होता है। तो केंद्रक जो है न्यूक्लियस देखे होंगे, NUCLEUS, न्यूक्लियस केंद्रक था। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ये जो है दोनों में न्यूक्लियस आपको दिखाएं मेरे प्यारे दोस्तों कि न्यूक्लियस जो है दोनों में पाया जाता है। आप देखिए अभी समझाए हैं, देखिए न्यूक्लियस है ना, ये जो है यहाँ भी है, एनिमल सेल्स में भी पाया जाता है, और न्यूक्लियस कहाँ, यहाँ भी पाया जाता है। देखिए न्यूक्लियस है, दोनों जगह पाया जाता है, तो वही कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, है ना। तो देखिए न्यूक्लियस यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, दोनों में है, पादप और जंतु दोनों में। इसका खोज किसने किया था, इसका खोज जो है किसने किया है, इसका खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई है। इसकी खोज जो है न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा किया गया, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया है, ठीक है। यह कोशिका का मुख्य भाग होता है, इसका कोशिका का जो है मुख्य भाग होता है। इसमें DNA क्या है, DNA होता है, DNA तथा RNA, है ना, और गुणसूत्र क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, और गुणसूत्र
क्या गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं। गुणसूत्र जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यह कोशिका गतिविधियों को संचालित एवं नियंत्रित करता है। इसके मुख्य 4 भाग हैं: केंद्रक, कला केंद्रक, द्रव केंद्रिका तथा क्रोमैटिन धाग। चलिए आगे चलते हैं। तो आज का यहाँ तक हो गया, 3 तक। अब चौथा पर चलिए, 4 नंबर आ जाइए। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको अभी सिखाए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल्स में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है। यहाँ आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, उसी का भाग है, प्लांट सेल्स का है, प्लांट सेल्स में पाया जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, हाँ दोनों में होगा, देख लीजिए। नहीं अगर समझ में आए तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा, देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया है दोनों में, देख लीजिए, होगा, जरूर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ इसमें दिया है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है ना, यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें नहीं दिया है ना, नहीं इसमें थी क्या यहाँ। चलिए देखिए क्या है माइटोकॉन्ड्रिया यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज 1880 में हुई थी। माइटोकॉन्ड्रिया के क्वेश्चन यहाँ ध्यान एकदम अच्छे से दीजिए आप लोग। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब हुआ, तो 1880 में हुआ। यह कोलिकर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कोलिकर के द्वारा की गई थी 1880 से 90 ईस्वी में, है ना। अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा, किंतु माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने 1898 में, कब? 1898 ईस्वी में रखा। किसने रखा? सी बेंडा ने। किसने? सी बेंडा ने रखा। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया यह पादप कोशिका एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज 1880 में कोलिकर के द्वारा की गई है। 1880 से 90 ईस्वी में अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा, किंतु माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो सी बेंडा ने 1898 में ईस्वी में रखा। माइटोकॉन्ड्रिया के नाम किसने रखा? सी बेंडा ने। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह कोशिका द्रव में पाई जाती है। यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में पाई जाती है। पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या? दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इस उभारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहा जाता है। क्या? कोशिका का ऊर्जा गृह है ना, ऊर्जा का घर कहा जाता है या पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य, ATP का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है लवक। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? लवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लास्टाइड। क्या? PLASTID, प्लास्टाइड। यह सिर्फ
पादप कोशिकाओं में एक अन्य प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे लवक कहते हैं। यह कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में एक अन्य प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे लवक कहते हैं। ये लवक केवल पौधों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में पाए जाते हैं और 3 प्रकार के होते हैं। ये लवक जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन होते हैं? पहला है हरित लवक, जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये हरे रंग के होते हैं क्योंकि इनके अंदर हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित क्लोरोफिल कहते हैं। क्या? क्लोरोफिल होता है। हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित, उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल होता है। इसी कारण पौधों के कुछ भाग तथा पत्तियां हरे दिखाई पड़ते हैं। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण पौधे के रंग जो है हरे दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला दूसरा है क्या है? अवर्णी लवक। क्या है? अवर्णी लवक मतलब ल्यूकोप्लास्ट। क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन लवक होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन लवक होते हैं और यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो प्रकाश से वंचित रहते हैं। प्रकाश से क्या होते हैं? वंचित रहते हैं। जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों में ये स्टार्च के रूप में भोजन करते हैं। भोजन कैसे करते हैं? स्टार्च के रूप में भोजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सी में आ गया 3 प्रकार का था, तो तीसरा आ गया सी, वर्णी लवक। क्या है? वर्णी लवक मतलब क्रोमोप्लास्ट। क्या है? क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भागों जैसे पुष्पों की पंखुड़ियों तथा फलों की भित्ति में पाए जाते हैं। अगला है गोल्जी का। क्या है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी गोल्जी बॉडी की खोज 1898 में कौन किया? तो C.A. मिलो गोल्जी। क्या? माइलो गोल्जी। एक सेकेंड। C.A. माइलो गोल्जी के द्वारा की गई है। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में गोल्जी का पाए जाते हैं। इससे डिक्टियोसोम। क्या? डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिका भित्ति सेल प्लेट का निर्माण करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी बॉय का इसका मुख्य कार्य जो है कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करता है। नेक्स्ट, इसमें वसा तथा प्रोटीन अधिक होता है। गोल्जी बॉडी में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? वसा तथा प्रोटीन अधिक होते हैं, लेकिन राइबोसोम का अभाव होता है। इसमें क्या होता है? राइबोसोम का अभाव होता है। किसमें? गोल्जी बॉडी में राइबोसोम का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 7 नंबर लाइसोसोम। क्या? लाइसोसोम। यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। ये प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाता है। इसका खोज देदुब के द्वारा की गई। ये सूक्ष्म व गोल एक हरी झिल्ली से घिरी शैली जैसी रचनाएं होती है। इसके अंदर विकर पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है? विकर पाए जाते हैं। ठीक है। विकर जीवधारियों में पाए जाने वाले विशेष उत्प्रेरक होते हैं जो जैविक क्रियाओं की गति बढ़ाते हैं। लाइसोसोम में पाए जाने वाले विकर विघटनकारी होते हैं और विभिन्न पदार्थों का पाचन करते हैं। इसमें बहुत से हानिकारक अम्लीय अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते? बहुत एंजाइम पाए जाते हैं। अतः इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। सुसाइड बैग। क्या? सुसाइड बैग भी कहते हैं। सुसाइड आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
8 नंबर में राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम जो है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज पलाडे के द्वारा की गई है। यह सबसे छोटा कोशिकांग है। ये राइबो न्यूक्लियड एसिड आरएनए नामक अम्ल प्रोटीन से बने होते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना है, राइबोसोम का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, तार्ककाय। क्या है? तार्ककाय मतलब सेंट्रोसोम। क्या है? सेंट्रोसोम। तार्ककाय सेंट्रोसोम। यह सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तार्ककाय कहाँ पाए जाते हैं? ये जंतु कोशिका में, एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। कहाँ? एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। इसका खोज किसका? सेंट्रोसोम की खोज जो है, सेंट्रोसोम की खोज कौन किया है? बोवेरी ने किया है। कौन? बोवेरी ने किया है। बोवेरी के द्वारा की गई है। यह कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होता है। तो सेंट्रोसोम जो है तार्ककाय कहाँ सहायक होता है? तो यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में, कोशिका के विभाजन होता है वहाँ क्रिया में सहायक होता है। यह केंद्रक के समीप पाई जाने वाली रचनाएं हैं। केंद्रक के समीप पाई जाती है ना, जो दो बेलनाकार रचनाओं से निर्मित होते हैं। दो बेलनाओं के रचनाकार से निर्मित होते हैं, जिन्हें तार्क केंद्र सेंट्रियोल कहते हैं, है ना। प्रत्येक तार्क केंद्र एक महीन स्वच्छ आवरण सेंट्रोस्फीयर, है ना, सेंट्रोस्फीयर में लिपटा रहता है। सेंट्रोस्फीयर का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन के समय तुर्क तंतु स्पाइंडल फाइबर बनाना है। क्या बनाना होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सेंट्रोसोम का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ाया है आपको, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेंट्रोसोम का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? अभाव होता है। क्या होता है? अभाव होता है। चलिए नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, गुणसूत्र। क्या है? गुणसूत्र। क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमोसोम्स जो है इसकी खोज वेल्थर, क्या है? वेल्दर फ्लेमिंग के द्वारा, क्या? WALTHER, वेल्दर फ्लेमिंग के द्वारा 1882 में ईस्वी में की गई है। धागे सदृश संरचनाएं होती है जो कि यूकैरियोटिक, क्या? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्र में पाई जाती है। क्या? गुणसूत्र। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर में गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह DNA और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। गुणसूत्र जो है क्या चीज़ का बना होता है? DNA और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। इसके ऊपर जो दाने के समान संरचना पाई जाती है उन्हें हम जीन मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? जीन मान सकते हैं, जो गुणसूत्रों में पाए जाने वाले न्यूक्लियक अम्ल में जीवन की सारी जानकारी छिपी होती है। यह जानकारी कोड आनुवंशिक कोड के रूप में होती है। क्या? आनुवंशिक कोड के रूप में होती है। न्यूक्लियक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। न्यूक्लियक जो है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? DNA एवं RNA। चलिए अगला है, यह दोनों ही न्यूक्लियोआइड, क्या? न्यूक्लियोआइड नाइट्रोजन युक्त क्षार प्लस डीऑक्सी राइबोसोम या राइबोज शर्करा एवं फास्फेट समूह PO4 द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। न्यूक्लियक अम्ल में पाए जाने वाले बंध जो है, बंध आकर्षण बल फॉस्फो, क्या है? डाइस्टर बंध कहते हैं। अगला है डीऑक्सीराइबोज। क्या? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियक अम्ल DNA होता है। अगला
यह अम्ल जो है डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल जो है, यह अम्ल हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात यह अम्ल हमारा आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक्स मटेरियल, क्या जेनेटिक्स मटेरियल है। इस अम्ल में डिऑक्सी राइबोज शर्करा और 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार, 2 फ्यूरिन एडेनिन ए एवं गुआनिन जी तथा 2 पायरेमाइडिन थायमिन एवं साइटोसिन सी होते हैं। डीएनए के द्विरुजुको प्रतिरूप की खोज वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिसके लिए उन्हें 1553 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1553 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनके अनुसार डीएनए का व्यास जो है 20 एंगस्ट्रम तथा एक टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होता है। प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एडेनाइन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड AT तथा साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड CG होता है। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंट। क्या है? डीएनए जो है डीएनए फिंगरप्रिंट। नेक्स्ट है किसी जीव या व्यक्ति के डीएनए में किसी जीव या व्यक्ति के डीएनए में उपस्थित क्षार का क्रम निश्चित होता है। उपस्थित जो क्षार होता है उसका क्रम जो है वो निश्चित होता है, जिसके द्वारा उस जीव या व्यक्ति का लक्षण निर्धारित होता है। क्या होता है? लक्षण जो होता है निर्धारित होता है। अगला है डीएनए के इसी निश्चित क्रम को डीएनए का फिंगरप्रिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए का फिंगरप्रिंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज डॉक्टर अलेक जेफ्रेज के द्वारा की गई है। डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज किसने किया है? डॉक्टर अलेक जेफ्रेज। एक क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग को, कोई भी एग्जाम है ना, तो आपको एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्या है? डॉक्टर एलेक जेफ्रेज के द्वारा की गई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट जो है, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट लाने का श्रेय डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। किसको जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट किसने लाया है, किसको श्रेय जाएगा? तो डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट संस्थान कहाँ है? हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ इत्यादि स्थानों पर है। डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट कहाँ पे है मेरे प्यारे दोस्तों? तो संस्थान कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है, चंडीगढ़ में है, लखनऊ में है और इत्यादि स्थानों पर क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता। डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता कैसे होता है? पहला है अपराधियों का पता लगाने में डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोग किया जाता है। अपराधियों को पता लगाने में डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट खोए माता पिता संतान का पता लगाने में डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। खोए माता पिता संतान का पता लगाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट को किया जाता है। अगला संपत्ति विवाद के निपटारे में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट यंत्र का उपयोग किया जाता है। आनुवंशिक रोग के इलाज में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आनुवंशिक रोग के इलाज में क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंट यंत्र का उपयोग किया जाता है। 5 में है पराजीनी। क्या? पराजीनी फसल के निर्माण में क्या डीएनए फिंगरप्रिंट यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट
आगे आ जाइए, आरएनए क्या है, आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल फुल फॉर्म है। यह अम्ल केवल कुछ विषाणुओं का ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, यह अम्ल केवल कुछ विषाणुओं का ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। हमारे शरीर में यह डीएनए की सूचनाओं को डिकोड करने एवं उन सूचनाओं को आगे क्रियान्वित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, इस सूचनाओं से ही हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये जो सूचना मिलता है इसी से क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट आ जाइए, इस अम्ल में राइबोसोम में, इस अम्ल में राइबोज शर्करा एवं 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आरएनए क्या, आरएनए में इस अम्ल में राइबोज शर्करा एवं 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। यहाँ डीएनए के थाइमिन क्षार की जगह यूरेसिल क्या, यूरेसिल नामक क्षार होता है, जबकि अन्य क्षार समान होते हैं, अन्य क्षार जो है समान होते हैं। दोनों न्यूक्लिक अम्ल को हम जैविक अणुओं की श्रेणी में रखते हैं। दूसरे जैविक अणु प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, दूसरे जैविक अणु जो होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं विटामिन होते हैं। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं याद कर लीजिए। पहला है एमआरएनए, क्या है, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, क्या कहेगा, मैसेंजर आरएनए कहलाता है। यह अमीनो एसिड का निश्चित क्रम बनाता है। एमआरएनए जो है मैसेंजर आरएनए होता है, ये अमीनो एसिड का निश्चित क्रम बनाता है। नेक्स्ट है टीआरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए इसको कहा जाता है। ट्रांसफर आरएनए यह अमीनो एसिड का राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। अमीनो एसिड से राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो टीआरएनए करता है। और आरआरएनए मतलब राइबोसोम क्या है, राइबोसोमल आरएनए, यह राइबोसोम पर पाया जाता है। यह जो है आरआरएनए राइबोसोम पर पाया जाता है, जो प्रोटीन के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला है न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1868 में की थी। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिशर ने फ्रेडरिक मिशर ने 1868 में की थी। नेक्स्ट है गुणसूत्र को आनुवंशिकी का वाहक कहते हैं। गुणसूत्रों को क्या कहते हैं, आनुवंशिकी का वाहक कहते हैं। जीन भी क्रोमोसोम का एक भाग है। जीन जो है एक क्रोमोसोम का क्या है, भाग है। नेक्स्ट आ जाइए, प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, इससे जीन को आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहा जाता है। यह गुणसूत्र पर स्थित होता है। क्या होता है, गुणसूत्र पर स्थित होता है। नेक्स्ट है किसी भी जीन के लिए गुणसूत्र की संख्या निश्चित होता है। किसी भी जीन के लिए गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो निश्चित होता है। नेक्स्ट, जिससे हम उस जीव की पहचान कर सकते हैं। जैसे में क्या है, पहला मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 46 होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। सेकेंड है मेल में सेक्स क्रोमोसोम, क्या है, मेल में सेक्स क्रोमोसोम XY होता है। क्या होता है, XY होता है। और नेक्स्ट फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम जो है XXY होता है। XX डबल X जहाँ होगा तो समझ जाइएगा क्या है, फीमेल जो है, फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और मेल सेक्स क्रोमोसोम XY होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अंतःप्रद्रवी जल का, क्या है, अंतःप्रद्रवी जल का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ दिखा है, पढ़ा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। ये जो है दोनों में पाई जाती है। इसकी खोज जो है पोर्टर के द्वारा, क्या,
पोर्टर के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? पोर्टर के द्वारा की गई है। सबसे बड़ी कोशिका अंग है। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंग है। यह कोशिका द्वारा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? यह कोशिका द्रव सेल सैप क्या? सेल सैप तथा केंद्रक में भरे द्रव में जाल के समान फैली होती है। यह जाल परस्पर समांतर ढंग से लगी चपटी नलिकाओं से बना होता है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मुख्य कार्य वसाओं तथा प्रोटीन का संश्लेषण करना है जो विभिन्न झिल्लियों जैसे केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। एक है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसा ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। जिस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगला नहीं पाया जाता है। यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। क्या होता है? यह जो है कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला है राफ। क्या? राफ ER मतलब राफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। क्या होता है? प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 13 नंबर में वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल रसधानी जो है यह सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। ये एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है, ये प्लांट सेल्स में पाया जाता है। रसधानी जो है वैक्यूल जो है यह जो है सिर्फ प्लांट सेल्स में पादप कोशिका में पाई जाती है। यह एक झिल्ली से घिरी हुई होती है। ये झिल्ली से क्या होता है? घिरी हुई होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है। क्या द्रव पाया जाता है? जिसे कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाई जाती है। कोशिका रस में क्या क्या पाया जाता है? जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाया जाता है। किसमें? कोशिका रस में। नेक्स्ट, आज का मेरे प्यारे दोस्तों थ्योरी क्लास जो था वो समाप्त हो चुका है। जितने भी कोशिका में थ्योरी क्लास है वो आज समाप्त कर दिए। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। क्या? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना है आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए 8 क्वेश्चन हो गया, उसके बाद 22 आ जाइए, 29, उसके बाद 30, कितना है टोटल क्वेश्चन? 52। टोटल 52 क्वेश्चन है। तो आज 52 क्वेश्चन करा देते हैं ना। आज जो है कोशिका ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट यहाँ से करते हैं ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या है थ्योरी करा दिए हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्तों इस चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास पर डे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर इस वीडियो को इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर जो साइंस का जो परिचय है वो जाकर वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिए हैं, पार्ट 3 है, क्लास 3 है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और इसमें थ्योरी भी पढ़ा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है
किसी कोशिका में किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो अंतःप्रद्रवी जलिका, ए, बी में नाभिक, सी में गोल्गी का, डी में माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या? अंतःप्रद्रवी जलिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए सेकेंड 2 नंबर। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो हरित लवक को, ए, बी लाइसोसोम को, सी माइटोकॉन्ड्रिया को, डी राइबोसोम को। तो आंसर हो जाएगा डी राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो ए में है लाइसोसोम, बी है गोल्गी बॉडी, सी है सेंट्रोसोम, डी है राइबोसोम। आंसर हो जाएगा ए लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए में है कि अर्धसूत्रण 2 चरणों में होते हैं, बी अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, सी अर्धसूत्र के दोनों जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रण हो जाते हैं। नेक्स्ट डी में है जनन ग्रंथि। क्या जनन ग्रंथि गोनाड में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 5 नंबर। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, न्यूक्लियस को, डी नाभिक को। तो क्या आंसर हो जाएगा? नाभिक को क्या कहा जाता है? कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? कोशिका है, अंग है, ऊतक है, नाभिक है। तो आंसर हो जाएगा ए कोशिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों? तो कौन सा है? ओस्टोसाइट्स, न्यूरॉन, क्रोमेटोफोर, लिम्फ कोशिका है। तो आंसर हो जाएगा बी न्यूरॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में आ जाइए। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? कौन सा एक कोशिकीय में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? तो जल, कार्बोहाइड्रेट, शैवाल, प्रोटीन। कौन में? जल में। ए आंसर हो जाएगा जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगी 10 नंबर में। क्या है 10 नंबर में? चलिए 10 नंबर में क्वेश्चन चलते हैं। 9 में है 9 नंबर क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत जो है किस पर लागू नहीं होता है? तो जीवाणु पर, कवक पर, शैवाल पर, विषाणु पर। तो आंसर हो जाएगा डी विषाणु पर जो है कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है प्रायः लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं, बी माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती हैं, सी विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, डी रिकेट्सिया। क्या रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा सी विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, कोशिका प्रकार्यात्मक। क्या कोशिका प्रकार्यात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है?
तो जीवद्रव, ए बी केंद्रिका, सी सूत्रकणिका, डी केंद्रक। तो आंसर हो जाएगा केंद्रक, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? ए माल्टोज, बी सेल्यूलोज, सी सुक्रोज, डी लैक्टोज। आंसर हो जाएगा बी सेल्यूलोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ऑप्शन ए तार्क केंद्र, बी गोल्जी उपकरण, सी लाइसोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर हो जाएगा डी माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिकांग में डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का उपयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा केवल समसूत्रण का उपयोग किया जाता है, केवल अर्धसूत्री विभाजन का, सी माइटोसिस और मियोसिस दोनों, डी न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्रण। तो आंसर हो जाएगा ए केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है मरम्मत करने के लिए चोट लगने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 15 नंबर, जोड़े मिलाइए। क्या है? जोड़े मिलाइए। तो जोड़े मिलाते हैं, क्या है? कोशिका भित्ति। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? कोशिका भित्ति। तो ए का क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति है, तो आंसर हो जोड़ा मिलाएंगे तो ए का हो जाएगा 1 का बी पौधों की कोशिका भित्ति जो है बी हो गया, और 2 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? सूत्रकणिका। क्या हो जाएगा? सूत्रकणिका। तो आंसर हो जाएगा पौधों की कोशिका और सूत्रकणिका। आंसर सी हो जाएगा। ए में बी 1 में और 2 में सी, तो बी और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में, निम्न को सुमिलित करें। निम्न को क्या करना है? सुमिलित करना है। तो एक के क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? आप लोग ध्यान से पढ़िए। लाइसोसोम जो है कहाँ पाया जाता है? तो आत्म की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है? लाइसोसोम में पाया जाता है। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए एक गुणसूत्र है। डीएनए क्या है? एक गुणसूत्र है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या? एक पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। याद कर लीजिए, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है और डीएनए एक गुणसूत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम। पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। डीएनए कहाँ रहता है? किसमें? तो गुणसूत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है 17 नंबर में, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं कितना? 46 होते हैं। बी कितना होता है? 46 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पर चलिए। 18 नंबर पर क्या है? मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े की संख्या है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों क्रोमोसोम पार्ट्स क्या पेयर्स, क्रोमोसोम्स पेयर्स की संख्या है। पेयर्स मतलब संख्या है, कितना है? 21, 22, 23, 24। आंसर हो जाएगा 23। क्या है? मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों जोड़ों की संख्या है 23 और ऐसे 46 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन, सहभागिता और सी
उत्परिवर्तन, डी बहुगुणसूत्रता। तो आंसर हो जाएगा सी उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में आ जाइए। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। बंदर में, चीता में, तितली में, छिपकली में। तो किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं? पादप कोशिका प्लांट सेल्स, जंतु कोशिका एनिमल सेल्स किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो ए हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, बी हो गया कोशिका भित्ति, सी हो गया जीव द्रव की उपस्थिति, डी हो गया कोशिका केंद्रक। आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका जो है एनिमल सेल्स में क्या अनुपस्थित होता है? तो ए हो गया सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक तो दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज की उपस्थिति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका का कौन सा भाग जो है पावर हाउस कहलाता है? तो कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, संपूर्ण कोशिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में निम्न में से किस कोशिकांग और क्या ऑर्गेनेल निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। तो आंसर हो जाएगा सी मेटाफेज। क्या? सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है? तो मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 26 नंबर पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल क्या है? फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ए में हो गया कैरोटीन, बी में हो गया एंथोसाइनिन और सी में हो गया सेंथोफाइन्स और डी में हो गया क्लोरोफिल। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंथोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में है 27 निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग ऑर्गेनेल्स पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो क्या है? क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, राइबोसोम दोनों में। तो आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट जो है केवल प्लांट कोशिका में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? कौन सा घटक जो है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो पानी नहीं, नाइट्रोजन नहीं, क्लोरोफिल, यूरिया। तो क्लोरोफिल जो है पत्तियों को हरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर प्रोटीन संश्लेषण साइंटेसिस में निम्न कोशिकांगों सेल्स ऑर्गेनेल्स में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? किनकी भूमिका जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों? क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो बी अंतःप्रद्रवी जल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का पाठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 30 नंबर में प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो किस चीज़ का बनी होती है? प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, डी दोनों, ए बी दोनों से। तो प्लाज्मा झिल्ली जो बने होते हैं वो प्रोटीन से भी बने होते हैं, है ना, और लिपिड से भी बने होते हैं। तो दोनों हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन है 31 में, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो कौन में बनता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा यकृत, और बी हो गया दीर्घ अस्थि, सी हो गया अग्नाशय, डी हो गया तिल्ली। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा तिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है 32 मतलब 32 नंबर, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला है बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। बी हो जाएगा स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। सी में है स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अंतकाल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती है। क्या? संजीवित हो सकती है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिकीय रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए होगा। 1 2 3 4 तीनों क्या है? सही है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 1 2 3 4 तीनों क्या है? कथन जो है सही है। 1 2 3 4। नेक्स्ट 33 में आ जाइए। 33 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य हैं? क्या असत्य हैं? तो ए में है ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। बी हो गया ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। सी हो गया ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है। डी हो गया ये केवल भ्रूण एम्ब्रियो में पाई जाती है। तो भ्रूण जो है क्या है? आंसर हो जाएगा डी, ये केवल भ्रूण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु प्रोग्रामेड सेल्स डेथ के कोशिकाएं और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मोलिकुलर कंट्रोल को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एपोप्टोसिस? बी हो गया काल प्रभाव, सी हो गया अप्रहसन, क्या डी है उत्तक्षय? क्या उत्तक्षय? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा अपोप्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो पादप कोशिका में पाई जाती है, प्लांट सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? जीव द्रव के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 38 में, तर्क की क्या है? तर्क काय की खोज किसने की है? तो बोबरी ने की है। किसने? बोबरी ने। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर में, सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? तो कौन देखा? अरस्तु, बी जॉर्ज गोल्जी, सी जी.ई. प्लैडे ने, डी रॉबर्ट ने। तो किसने देखा? सी जी.ई. प्लैडे ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में, माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी संरचना है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है कितने आवरण से घिरी संरचना है? तो दो से घिरी संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में, मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं?
मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, राइबोसोम, गोल्गी कॉइल, तार्ककार। तो आंसर हो जाएगा सी, गोल्गी कॉइल को कहा जाता है। 42 में हो जाएगा, अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने किया? तो के.आर. पोर्टल ने किया। के.आर. पोर्टल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 में आ जाइए। कोस्का का ऊर्जा गृह, कोस्का का क्या मेरे प्यारे दोस्तों? ऊर्जा गृह जो है पावर हाउस, ऊर्जा गृह को इंग्लिश में कहते हैं पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सी बेंडा ने दिया था। किसने? सी बेंडा ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन क्या है 44, समसूत्री विभाजन किसमें होता है? समसूत्री विभाजन जो है किसमें होता है? ऑप्शन है ए ईस्ट, बी अमीबा, सी प्रोटोजोआ, डी काइका कोस्का। आंसर क्या हो जाएगा? काइका कोस्का, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 45 नंबर में 45, गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी आरएनए, डी जीनोम। क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं, डी आंसर। 46 में कोस्का का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोस्का का रसोई घर किसको कहा जाता है? ए में है ल्यूकोप्लास्ट, बी में है क्रोमोप्लास्ट, सी में है रिक्तिका, डी में है क्लोरोप्लास्ट। आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है रसोई घर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में है इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए है नॉल तथा रस्का ने, बी हो जाएगा स्लाइडेन तथा स्वान ने, सी हो जाएगा फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, डी हो जाएगा वाटसन तथा क्रिक ने। आंसर हो जाएगा ए नॉल तथा रस्का ने की थी सूक्ष्मदर्शी की खोज। 48 है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? सबसे छोटी कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया है। सबसे छोटी कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 49 में क्या है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? आंसर ए में हो जाएगा भोजन का अवकरण, बी हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण, सी हो जाएगा भोजन का पाचन, डी हो गया भोजन का अवशोषण। तो आंसर हो जाएगा बी, भोजन का ऑक्सीकरण करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर में, क्या है 50 पर आ गए क्वेश्चन नंबर 50। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? कौन? ल्यूकोप्लास्ट करता है, बी क्रोमोप्लास्ट, सी क्लोरोप्लास्ट, डी टोनोप्लास्ट। आंसर हो जाएगा बी क्रोमोप्लास्ट करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, रंग चेंज होते रहता है, क्रोमोप्लास्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 51, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो क्लोरोप्लास्ट करता है। कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 52 नंबर में 52, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइम से संग्राहकार की तरह कार्य करता है? तो ऑप्शन ए डेस्मोसोम, बी हो जाएगा राइबोसोम, सी हो गया धानी, डी होगा लाइसोसोम। आंसर हो जाएगा डी, लाइसोसोम में कार्य करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन है। तो आज का क्लास यहीं तक मेरे प्यारे दोस्तों। 52 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ा दिए हैं। तो प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार दो बार जरूर, और कॉपी में अगर लिखते हैं तो और बेहतरीन अच्छा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन ये बुक जो है आप लोग के लिए लाया हूँ और आप लोग इस बुक को पढ़िए और अच्छे से करिए ताकि आप लोग को कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूटे।
तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं तक। तो कोशिका आज हो गया है। कल क्या पढ़ाएंगे? कल कोशिका विभाजन पढ़ाएंगे, सेल डिवीजन पढ़ाएंगे। तो कल कोशिका विभाजन करने के लिए आप लोग रेडी रहिएगा और इस चैनल पर कल आप लोग तैयार रहिएगा पढ़ने के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।